नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुश है। ख्वाबों के इस जहां में मैं आपको कहानियां सुनाता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आप इस कहानी के जरिए उस जहां में पहुंच जाएं जहां आप इस कहानी को महसूस कर सकें। हमारी इस कहानियों की सीरीज में हम आपको मंटू के द्वारा लिखी गई एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। मैंने कत्ल क्यों किया, एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे, ये एक लंबी दास्तान है। पर जब तक इसके तमाम अच्छे बुरे हालात से आपको आगाह न करूंगा, आपको कुछ पता न चलेगा। मगर इस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का विषय जुर्म और सजा है, इंसान और जेल है। चूंकि मैं जेल में रह चुका हूं, इसलिए मेरी राय गलत नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तेफाक है कि जेल अपराधी की गलती ठीक नहीं कर सकती। मगर यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने के लिए आदमी को यूं महसूस करना होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया गया लतीफ़ा बयान कर रहा है। और यह हकीकत लतीफ़ा नहीं है। इस हकीकत को जानते पहचानते हुए भी हजारों जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियां हैं और इंसानियत को नंगा करने वाली बेड़ियां। मैं कानून का ये जेवर पहन चुका हूं। ये कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हफ्सियों जैसे होंठ अजीब अंदाज से फड़के। उसकी छोटी छोटी नशीली आंखें, जो कातिल की आंखें लगती थी, चमकी। हम सब चौंक पड़े जब उसने एकाएक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो हमारे करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मिली हुई कॉफी पी रहा था। जब उसने अपना परिचय कराया तो हमें तो वे तमाम घटनाएं याद आ गई जो कत्ल की वारदात से जुड़ी थी। वायदा माफ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचाई थी। वो उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े सुंदर और सभ्य ढंग से वो मुझसे बोला, माफ कीजिएगा मंटू साहब, आप लोगों की गुफ्तगू में मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं ना, लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो विषय है उस पर अपनी टूटी फूटी जुबान में कुछ ना कुछ जरूर कह सकता हूं। फिर उसने कहा, मेरा नाम सिद्दीक रिजवी है। लुंडा बाजार में जो कत्ल हुआ था, मैं उससे जुड़ा था। मैंने उस कत्ल के बारे में सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब रिजवी ने अपना परिचय कराया तो मेरे दिमाग में खबरों की तमाम सुर्खियां उभर आई। हमारी गुफ्तगू का विषय यह था कि क्या जेल अपराधी को ठीक कर सकती है। मैं खुद महसूस कर रहा था। हमारी गुफ्तगू का विषय था कि क्या जेल अपराधी को ठीक कर सकती है। मैं खुद महसूस कर रहा था। हम एक बासी रोटी खा रहे थे। रिजवी ने जब कहा, यह हकीकत कितनी बार दोहराई जा चुकी है, इस पर जोर देने से आदमी को यूं महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया गया लतीफा बयान कर रहा है। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने ये समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख्यालात को अपने शब्दों में कह दिया। क्रीम मिली हुई कॉफी खत्म करके रिजवी ने छोटी छोटी अपनी नशीली आंखों से मुझे देखा और बड़ी गंभीरता से कहा, मंटू साहब, आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है, सजा क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत गौर किया है। मैं समझता हूं कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जिंदगी की घटनाओं का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा सा। मैं मनोविज्ञान का माहिर नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इंसान से खुद जुर्म नहीं किया जाता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है।
रिजवी ने एक और कॉफी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं जनाब, लेकिन जो कुछ अर्ज किया है अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूं, वरना यह विषय बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है कि विक्टर ह्यूगो फ्रांस का एक मशहूर नोवेलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो, आप तो खैर जानते ही होंगे। जुर्म और सजा पर उसने काफी लिखा है। मुझे उसकी एक रचना के कुछ वाक्य याद हैं। ये कहकर वो मुझसे बोला, मंटू साहब, शायद आप ही का तजुर्बा है। वो सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जुर्म और गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं सोचता हूं वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने जीने हैं। कुछ भी हो, ये सीढ़ी जरूर है। इसके जीने भी हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं अनगिनत हैं। इनको गिनना ही सबसे अच्छी बात है। मंटू साहब, हुकूमतें जनगणना करती हैं, हुकूमतें आंकड़े इकट्ठा करती हैं, हुकूमतें हर किस्म की गणना करती है। इस सीढ़ी के जीनों की गणना क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फर्ज नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने जीने तय करके किया। हुकूमतें हर किस्म की गणना करती हैं, हुकूमतें आंकड़े इकट्ठा करती हैं। हुकूमत ने मुझे वायदा माफ गवाह बना दिया है, लेकिन इसीलिए कि कत्ल का सबूत उसके पास नहीं था। लेकिन सवाल यह है, मैं अपने गुनाह की माफी किससे मांगूं? वो हालात जिन्होंने मुझे इस कत्ल करने पर मजबूर किया अब मेरे नजदीक नहीं। उसमें और मुझ में 1 साल का फासला है। मैं इस फैसले से माफी मांगूं या उन हालातों से जो बहुत दूर खड़े मुझे चिढ़ा रहे हैं? हम सब रिजवी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। वो देखने में पढ़ा लिखा नहीं लगता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि वो पढ़ा लिखा है और बात करने का सलीका जानता है। मैंने उससे कुछ कहा होता, लेकिन मैं चाहता था कि वो बातें करता जाए और मैं सुनता जाऊं, इसीलिए मैं उसकी गुफ्तगू में बाधक ना बना। उसके लिए नई कॉफी आ गई थी। उसे बनाकर उसने चंद घूंट पिए और कहना शुरू किया, खुदा मालूम मैं क्या बकवास करता रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त एक आदमी का ख्याल आ रहा है। उस आदमी का, उस भंगी का जो हमारे साथ जेल में था। उसको 3.5 आने चोरी करने पर 1 साल की सजा हुई थी। नसीर ने हैरत में पूछा, सिर्फ 3.5 आने चोरी करने पर? रिजवी ने ठंडा सा जवाब दिया, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने की चोरी पर, जो उसको नसीब ना हुए क्योंकि वो पकड़ा गया। ये रकम खजाने में महफूज है और फग्गू भंगी गैर महफूज है, क्योंकि हो सकता है वो फिर पकड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है उसका पेट फिर से उसे मजबूर करे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसे गू-मूंछ साफ कराने वाला उसे तनख्वाह ना दे सके, क्योंकि उसको तनख्वाह देने वालों को अपनी तनख्वाह ना मिले। ये भी हो सकता है। मंटू साहब, ये सिलसिला बड़ा अजीबोगरीब है। सच पूछिए तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। रिजवी से कत्ल भी हो सकता है। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। नसीर ने उससे कहा, फग्गू भंगी की बात कर रहे थे? रिजवी ने अपनी छिदरी मूंछों पर से कॉफी रुमाल के साथ पोंछी। जी हाँ, फग्गू भंगी चोर होने के बावजूद, यानी वो कानून की नजरों में चोर था, हमारी नजरों में वो पूरा ईमानदार था। खुदा की कसम, मैंने आज तक उसका जैसा ईमानदार आदमी कभी नहीं देखा। 3.5 आने उसने जरूर चुराए थे। उसने साफ साफ अदालत में कह दिया था कि मैंने चोरी जरूर की है। मैं अपने हक में कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता। मैं 2 दिन का भूखा था। मजबूरन मुझे करीम दर्जी की जेब में हाथ डालना पड़ा। उससे मुझे 5 रुपए लेने थे, 2 महीने की तनख्वाह। हुजूर, उसका भी कोई कसूर न था, इसीलिए कि उसके कई ग्राहकों ने उसकी सिलाई के पैसे मारे हुए थे। हुजूर, मैं पहले भी चोरियां कर चुका हूं।
एक दफ़ा मैंने 10 रुपए एक मेम साहब के बटुए से निकाल लिए थे। मुझे 1 महीने की सज़ा हुई थी। फिर मैंने डिप्टी साहब के घर से चांदी का एक खिलौना चुराया था, इसीलिए कि मेरे बच्चे को निमोनिया था और डॉक्टर बहुत फीस मांगता था। हुजूर, मैं आपसे झूठ नहीं कहता, मैं चोर हूँ। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे चोरियां करनी पड़ी और हालात ही ऐसे थे कि मैं पकड़ा गया। मुझसे भी बड़े बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए। हुजूर, अब मेरा बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, लेकिन हुजूर अफसोस है कि मेरा पेट है, ये भर जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। हुजूर, मुझे माफ कर दो। लेकिन हुजूर ने उसको माफ नहीं किया और पक्का चोर समझकर 1 साल की सजा दे दी। रिजवी बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में बोल रहा था। उसमें कोई बनावटी नहीं थी। ऐसा लगता था कि शब्द खुद ब खुद उसकी जुबान पर आते और बहते चले जा रहे थे। मैं बिल्कुल खामोश बैठा था, सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। नसीर फिर उससे बोला, आप फग्गू की ईमानदारी की बात कर रहे थे? जी हां। रिजवी ने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई। मैं नहीं जानता कानून की निगाहों में ईमानदारी क्या चीज है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने बड़ी ईमानदारी से कत्ल किया था और मेरा ख्याल था कि फग्गू भंगी ने भी बड़ी ईमानदारी से 3.5 आने चुराए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ईमानदारों को सिर्फ अच्छी बातों से क्यों तोलते हैं। और सच सुनिए तो अब मैं ये सोचने लगा हूं कि अच्छाई और बुराई क्या है। एक चीज आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए बुरी। एक सोसाइटी में एक चीज अच्छी समझी जा सकती है और दूसरी बुरी। हमारे मुसलमानों में बगलों में बाल बढ़ाना गुनाह समझा जाता है, लेकिन सिख उसे अलग है। अगर वो बाल बढ़ाना वाकई गुनाह है तो खुदा उसको सजा क्यों नहीं देता? अगर कोई खुदा है तो मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए ये इंसानों का कानून तुम तोड़ दो। उनकी बनाई हुई जेलें ढा दो और आसमानों पर अपनी जेल खुद बनाओ। खुद अपनी अदालत में उसको सजा दो, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम से कम खुदा तो हो। रिजवी की इस तकरीर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसकी सादगी ही असल में इस प्रभाव का कारण थी। वो बातें करता था तो यूं लगता था जैसे हमसे नहीं बल्कि अपने दिल ही दिल में गुफ्तगू कर रहा है। उसकी बीड़ी बुझ गई। शायद उसमें तंबाकू की गांठ अटकी हुई थी, इसीलिए कि उसने 5-6 बार उसको सुलगाने की कोशिश की। जब ना सुलगी तो फेंक दिया और मुझसे बोला, मंटो साहब, मुझे अपनी तमाम जिंदगी याद रहेगा। आपको बताऊंगा तो आप जरूर कहेंगे कि भावुकता है, लेकिन खुदा की कसम भावुकता का इसमें कोई दखल नहीं। वो मेरा दोस्त नहीं था। नहीं, वो मेरा दोस्त था क्योंकि उसने हर बार खुद को ऐसा साबित किया। रिजवी ने जेब में से दूसरी बीड़ी निकाली, मगर वो टूटी हुई थी। मैंने उसे सिगरेट पेश की तो उसने कबूल कर लिया। शुक्रिया मंटो साहब, माफ कीजिएगा, मैंने इतनी बकवास की है, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए कि माशा अल्लाह आप। मैंने उसकी बात काटी। रिजवी साहब, मैं इस वक्त मंटो नहीं हूं, मैं सादत हसन हूं। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूं। रिजवी मुस्कुराया। उसकी छोटी छोटी नशीली आंखों में चमक पैदा हुई। आपकी बड़ी मेहरबानी है। फिर वो नसीर से बोला, मैं क्या कह रहा था? मैंने उससे कहा, आप फग्गू की ईमानदारी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। जी हाँ, ये कहकर उसने मेरा पेश किया हुआ सिगरेट सुलगाया। मंटो साहब, कानून की नजरों में वो आदमी चोर था। बीड़ियों के लिए उसने एक बार 8 आने चुराए थे। बड़ी मुश्किलों से दीवार फांद कर जब उसने भागने की कोशिश की थी तो उसके टखने की हड्डी टूट गई थी।
करीब करीब 1 साल तक वो उसका इलाज कराता रहा। मगर जब मेरे जैसे कसूर वाला मेरा दोस्त जर्जी 20 बीड़ियां उसके मार्फिक भेजता तो वो सब की सब पुलिस की नजरों से बचाकर मेरे हवाले कर देता। वायदा माफ गवाहों की बड़ी कड़ी निगरानी होती है, लेकिन जर्जी ने फग्गू को अपना दोस्त और हमराज बना लिया था। वो भंगी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खूबसूरत था। शुरू में जब वो जॉर्जी की बीड़ियां लेकर मेरे पास आया तो मैंने सोचा इस हरामजादे चोर ने जरूर इसमें कुछ गायब कर ली होंगी। मगर बाद में मुझे मालूम हुआ वो बिल्कुल ईमानदार था। बीड़ी के लिए उसने एक बार 8 आने चुराए थे, अपने टकने की हड्डियां तुड़वा ली थी। मगर यहाँ जेल में जहां उसको तंबाकू कहीं से नहीं मिल सकता था, वो जॉर्जी की दी हुई बीड़ियां सारी की सारी मेरे हवाले कर देता, जैसे वो किसी की अमानत हो। फिर वो कुछ देर हिचकिचाने के बाद मुझसे पूछता, बाबूजी एक बीड़ी तो दीजिए, और मैं उसको सिर्फ एक बीड़ी देता। इंसान में कितना कमीना है। रिजवी ने कुछ इस अंदाज में अपना सिर हिलाया जैसे वो खुद से नफरत करता है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, मुझ पर बहुत कड़ी पाबंदियां लगी थीं। वायदा माफ गवाहों के साथ ऐसा ही होता है, जबकि जर्जी मेरे मुकाबले में बहुत आजाद था। उसको रिश्वत दे दिलाकर बहुत सी सुविधाएं मिली हुई थी। कपड़े मिल जाते थे, साबुन मिल जाता था, बीड़ियां मिल जाती थी। जेल के अंदर रिश्वत देने के लिए रुपए भी मिल जाया करते थे। फग्गू भंगी की सजा को खत्म होने में बस कुछ दिन बाकी रह गए थे। जब उसने आखिरी बार जर्जी की दी हुई 20 बीड़ियां मुझे ला कर दी तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो जेल से निकलने पर खुश नहीं था। मैंने जब उससे मुबारकबाद दी तो उसने कहा, बाबूजी मैं फिर यहाँ आ जाऊंगा। भूखे इंसान को चोरी करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक भूखे इंसान को खाना खाना पड़ता है। बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं, मुझे इतनी बीड़ियां देते रहे। खुदा करे आपके सारे दोस्त बरी हो जाएं। जॉर्जी बाबू आपको बहुत चाहते हैं। नसीर ने यह बात सुनकर लगभग अपने आप से कहा, और उसको सिर्फ 3.5 आने चुराने के लिए जुर्म की सजा मिली थी। रिजवी ने गर्म कॉफी की एक घूंट पीकर ठंडे अंदाज में कहा, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में, वो भी खजाने में जमा है। खुदा मालूम उससे किसके पेट की आग बुझेगी। रिजवी ने कॉफी का एक और घूंट पिया और मुझसे बोला, हाँ तो मंटो साहब, उसकी रिहाई में सिर्फ 1 दिन रह गया था। मुझे 10 रुपए की बहुत जरूरत थी। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। ये रुपए एक सिलसिले में संतरी को रिश्वत के तौर पर देने थे। मैंने बड़ी मुश्किल से कागज पेंसिल लेकर जॉर्जी को एक खत लिखा था और फग्गू के द्वारा उस तक भिजवाया था कि वो मुझे किसी न किसी तरह से 10 रुपए भेज दे। फग्गू अनपढ़ था। शाम को जब वो मुझसे मिला, जर्जी का रुक्का उसने मुझे दिया। उसमें 10 रुपए का मूर्ख पाकिस्तानी नोट था। मैंने रुक्का पढ़ा। उसमें लिखा था, रिजवी प्यारे, 10 रुपए भेज रहा हूं, मगर एक आदि चोर के हाथ। खुदा करे तुम्हें मिल जाए, क्योंकि ये कल ही जेल से रिहा होकर आया है। मैंने ये पढ़ा तो फग्गू भंगी को देखकर मुस्कुराया। उसको 3.5 आने चुराने के जुर्म में सिर्फ 1 साल की सजा हुई थी। मैं सोचने लगा, अगर उसने 10 रुपए चुराए होते तो 3.5 आने के हर साल के हिसाब से उसकी क्या सजा होती। ये कहकर रिजवी ने कॉफी का आखिरी घूंट पिया और रुखवत मांगे बगैर कॉफी हाउस के बाहर चला गया। तो दोस्तों, अभी आपने ये प्यारी सी स्टोरी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। हम फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए।
गुड नाइट।